नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। हमारा आज का जो वीडियो है वो हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रस के ऊपर है। जो ये वीडियो है क्लास 8th और 10th के लिए बनाया जा रहा है। इसमें ना कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उनके लिए ये वीडियो है। वैसे समझने के लिए तो है ना इसको समझा जा सकता है और है ना इसमें से क्वेश्चन अपने मन से बनाकर लिखे जा सकते हैं। तो जो 10th और 12th क्लास में है ये उसको है ना समझ सकते हैं। और जो भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जो लिखने वाले भी क्वेश्चन आते हैं, उनको भी है ना अपने आधार पर ये है ना बना बना कर उनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक है उसको समझते हैं डायरेक्ट। देखो क्या है कि जो रस होता है, ये रस क्या है। जब भी हम कोई कविता कहानी या कुछ भी है ना सुनते हैं, तो सुनने के साथ साथ है ना जो हमको है ना, जैसे हमने सॉन्ग सुने या कोई गीत या कोई कविता कव्वाली कुछ भी सुनते हैं, तो मन को ना जो आनंद प्राप्त होता है, ये आनंद ही हम क्या कह सकते हैं, रस कह सकते हैं। ठीक है, ये जो रस है, इस रस को ये ना कविताओं की आत्मा या फिर है ना क्या कहता है, गीतों की आत्मा इसको कहा जा सकता है। काव्य की आत्मा किसको माना जाता है, रस को कहा जाता है। अब जो इसमें है ना रस है, रस के है ना अंग, अंग मतलब इसके कितने हिस्से हैं। तो इसमें है ना 4 हिस्से मुख्यतः आते हैं। 4 हिस्सों में देखो, 4 हिस्सों के नाम लिखे, स्थायी भाव, बेभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ऑब्जेक्टिव के आधार पर देखा जाए तो ना ये कह सकते हैं कि देखो काव्य की आत्मा किसको कहते हैं, रस को कहते हैं। रस के ना अंग कितने, 4 अंग हैं। 4 अंग कौन कौन से हैं, स्थायी भाव ये लिखे है ना, बेभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक, अब ये भी पूछा जा सकता है कि ना स्थायी भावों की संख्या कितनी है। तो स्थायी भावों की संख्या है 9। जितने रस होते हैं उतने ही स्थायी भाव होते हैं। ठीक, विभावों की संख्या कितनी है, 2 है। एक आलम्बन है और एक उद्दीपन है। अनुभाव क्या होता है, अनुभव होता है जो मन में जो भाव होता है हमारे। जैसे हमने किसी को देखा, किसी को पीटते हुए, किसी एक बच्चे को उसके पिताजी के द्वारा पीटा जाता है, तो हमने उसको है ना पीटा। तो हमारे जो मन के विचार हैं तो 2 प्रकार के होंगे। एक तो बच्चे के लिए करुणा वाले होंगे और एक पिताजी के लिए क्रोध वाले होंगे। तो ये 2 भाव हमारे मन के अंदर प्रकट हुए, इन्हीं को क्या कहेंगे, अनुभाव। ठीक, और संचारी भाव कुछ समय तक है ना वो संचरण होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। ये संचारी भाव है। संचारी भावों की संख्या है 33, अनुभावों की संख्या है 8। ठीक है, क्योंकि शांत जितने है ना जो अनुभाव है उसमें से शांत रस का ना भाव माना नहीं जाता, और जिसमें शांत रस का भाव मान ले तो उसको स्थायी भाव कहते हैं। ठीक, अनुभाव में इसको हटा देता हूँ। ठीक है, शांत रस तो शांति होता है, उसके तो कोई भाव प्रकट ही नहीं करे जा सकते। तो इस कारण में स्थायी भाव और अनुभाव में से अनुभाव एक कम हो जाता है। विभाव 2 है, आलम्बन होती है। संचारी भावों की संख्या है 33। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रस है, तो रस कितने, टोटल 9 है और 2 एक्स्ट्रा मान लिए गए हैं बाद में। जितने रस होंगे उतने ही स्थायी भाव होंगे। जैसे मानो कि रसों की संख्या कितनी है, 9 है, तो स्थायी भावों की संख्या भी कितनी होगी, 9 होगी। ओके, अब रसों के ना जो प्रकार है, रसों के नाम है और उनके जो स्थायी भाव है यहाँ लिखे हैं। जैसे श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार और एक है ना वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है, जब प्रेमी जोड़ा आपस में मिलेगा तो वहाँ संयोग श्रृंगार होगा। और जब 2 प्रेमी है ना बिछड़ते हैं, या कह सकते हैं तो 2 है ना इम्पोर्टेंट व्यक्ति जब है ना एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उनमें है ना थोड़ा सा तो दुख होगा बिछड़ने का, उसको कहते हैं वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो जो वियोग श्रृंगार है उसका स्थायी भाव रति हो जाएगा, जो संयोग होगा, जो मिलने वाला होगा, उसका हो जाएगा प्रेम। ठीक है, दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का क्या होता है, हास स्थायी भाव। हास मतलब होता है हंसी। जिस कविता को सुन के हंसी आ जाए वहां कौन सा रस होगा, हास्य रस होगा।
जिस कविता को सुनकर शोक या मन में दुख का भाव जागृत हो जाए वहां करुण रस होगा। जहाँ पे उत्साह हो जाए किसी काम को करने के लिए, मन में मोटिवेशन जो आ जाए, तो वहाँ वीर रस का है ना, वीर रस होता है। और जिस भी कविता को सुनकर या कोई भी बात को सुनकर मन में क्रोध आ जाए वहां रौद्र रस माना जाएगा। भय उत्पन्न हो जाए या डर लगे तो वहां भयानक रस होता है। घृणा, नफरत, या तुम कह सकते हो किसी चीज को देखा नहीं जा सके, इतनी घृणा आ रही है, तो वहां पे क्या होता है, विवत्स रस होता। जिस भी कविता को सुनकर मन में आश्चर्य उत्पन्न हो जाए, किसी चीज को देखते हुए मन के भाव अचानक से बदल जाए, वहां अद्भुत रस होगा। और जहाँ पे है ना वैराग्य, शांति होगी, मन में शांति होगी, वहां पे शांत रस होता है। ठीक है, ये होगा 9 रस टोटल। ठीक, बाकी के जो 2 एक्स्ट्रा है उसमें से वत्सल, इसमें बालक के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के सुंदरता का वर्णन किया जाए, वहां वत्सल रस होता है। और भक्ति, जहाँ पे भी भगवत विषय कोई भी बात चल रही है, जहाँ पे भक्ति की बात चलती है, वहां पे भक्ति रस होगा। ठीक है, तो ये जो 9 मेन तुम्हारे रस हैं, तो इसके अलावा 2 रस और हैं यहाँ। तो जब भी कविता में आ जाए कि बताओ है ना, या फिर कह सकते एग्जाम में आ जाए कि कितने रस होते हैं, तो टोटल रस कितने हैं, 9। 10वीं क्लास वाले कितने लिखेंगे, 10। ठीक है, और जितने रस होंगे उतने ही आपको स्थायी भाव लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो मैंने लिख रखे हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो श्रृंगार रस है, उसको रसराज या रसपति कहा जाता, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रस माना जाता है। ठीक है, सब सर्वश्रेष्ठ जो रस कहते हैं वो श्रृंगार रस को ही कहते हैं। यहाँ पे 4 नंबर पे मैंने लिख भी रखा है कि रसराज या रसपति किसको कहते हैं, श्रृंगार रस को कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जिसने ना रसों की जो पढ़ाई शुरू की है, तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि। काव्य शास्त्र के इनको पहले पहले आचार्य भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी थी, टोटल शुरुआत में 8 मानी थी, जिसमें से इन्होंने शांत रस को रस की श्रेणी का दर्जा नहीं दिया था। 9वां रस है ना आचार्य अभिनन गुप्त के द्वारा, किसके द्वारा, आचार्य अभिनन गुप्त के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि शांत रस भी एक रस है। ठीक है, इसके बाद 14वीं सदी में आचार्य विश्वनाथ ने कहा था कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही कविता की श्रेणी में आएगा, या काव्य उसको कहेंगे। ठीक है, ये आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। ठीक, इसके बाद हमने अभी ये देखे कि रस क्या है, और मैंने ये भी बताया था कि मन में कैसा भाव जागृत हो जाए तब कौन सा रस होगा। इसी के आधार पर हमने पहचान करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए। ठीक, अब ये जो एग्जाम्पल दिए हैं इसकी पहचान आपको ही करनी है। ठीक है, और वो इसमें से देख के यहाँ पे भरना है। जैसे कि ना हमने कहा वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, इसमें वीरता की बात आ रही है, वीरता की बात आ रही है, तो इसमें उत्साह है ना, मोटिवेशन मिल रहा है। और जब मोटिवेशन मिलेगा तो कौन सा रस माना जाएगा, उत्साह होगा, तो वीर रस माना जाता है। कौन सा माना जाता, वीर रस होगा। इसके बाद देखो दूसरा क्या है, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से। इसमें ना देखो जो सिंधु नदी है उसकी जो लहरें हैं बहुत बड़ी बड़ी लहरें, इसमें क्या है, जान माल का खतरा होने की आशंका। और जब इसमें है ना जान माल का खतरा होगा तो इससे डर भी लगेगा, भय उत्पन्न होगा। और जब भय उत्पन्न होता तो कौन सा रस माना जाएगा, भयानक रस माना जाएगा। तो ये कौन सा रस हो गया, भयानक रस हो गया। ठीक है, तीसरा क्या देखो, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। यहाँ क्रोध की बात आ रही है, तो कौन सा होगा, रौद्र रस। कौन सा होगा, रौद्र। क्रोध, क्रोध किस में आता, रौद्र रस में आता है। ठीक है, सिर पर बैठा काग, काग मतलब कौआ, आंखें दोनों खाता निकाल के, आंखें खा रहा है। तो हमको क्या होगा, जब कोई भी मरा हुआ जानवर जीव होगा और उसको है ना कोई भी पक्षी या कोई भी खा रहा होगा, कुत्ता या सियार कुछ भी हो सकता, खा रहा होगा, तो हमको घिन महसूस होती है।
तो जब घिन महसूस होगी तो वहां पर कौन सा विभत्स रस माना जाता है, कौन सा माना जाएगा, विभत्स रस होगा। ठीक। इसके बाद देखो, शोक विकल सब रो वहीं रानी, शोक में ना डूबी हुई रो रही, और शोक जब होगा तो करोड़ रस माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा, करोड़ रस माना जाएगा। इसके बाद देखो, पिताजी ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा हो गया आज कॉलेज स्टूडेंट। इसमें देखो थोड़ी सी है ना सुनने पे ही हंसी आ रही है ना कि बेटा मेरा आज हो गया कॉलेज स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब हंसने की बात आएगी तो हास या रस होगा, कौन सा होगा, हास। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, हास्य रस माना जाएगा। ठीक, ये तो हो गया रसों की बात। अब रसों के आधार पर ही कविताओं के 3 गुण निर्धारित किए गए हैं। अब ये 3 गुण यहाँ पे दिए गए, 3 गुण कौन से, काव्य गुण इनको कहा जाता। 3 गुण है, प्रसाद गुण, जिसमें ऐसी कविताएं आती जिनको सुनने पर भक्ति या शांति मिले, तो वहां पे प्रसाद गुण होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, माधुर्य गुण। माधुर्य, माधुर्य मतलब होता है सुंदरता, तो ये किसमें होगी, या तो सुंदरता हो या तो फिर थोड़ा सा शौक हो जाए, तो श्रृंगार और करुण रस में ना माधुर्य गुण होगा। ओज, जहाँ पे वीरता और ना क्रोध की बात हो रही है वहां पे ओज गुण होता है। तो जितने भी इनके ना जो एग्जाम्पल वो सारे ओज गुण के होंगे, श्रृंगार वाले सारे माधुर्य गुण के होंगे, भक्ति और शांत रस वाले सारे के सारे प्रसाद गुण के ही काव्य माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद शब्द शक्ति। देखो शब्द शक्ति क्या होती है, जिस शक्ति से शब्द के अर्थ का पता चलता है, अर्थ मतलब इसका मीनिंग पता चल जाए शब्द कि शब्द क्या कहना चाह रहा है, तो वहां पर क्या होता, उसको ये ना हम शब्द शक्ति कह सकते हैं। जब ये शब्द शक्ति होती कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। पहली अविधा, दूसरी लक्षणा, तीसरी व्यंजना। अविधा क्या होती है, इसमें देखो जो शब्द होता है उससे डायरेक्ट उसी का पता चल जाता है अर्थ का। जब शब्द से ही अर्थ पता चल रहा हो तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, अविधा। जैसे मैंने कहा बैल खड़ा है, तो बैल से ही हमको पता चलता है कि बैल एक जानवर है, इसके 4 पैर 1 पूंछ है ना होती है, और ये खेतों में काम करता। ठीक है, तो इस शब्द से ही इसके अर्थ का पता चल गया, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, अविधा। लक्षणा क्या होता है, लक्षण होते हैं उसके, लक्षण मतलब कंपैरिजन होगा किसी चीज से किसी और चीज का। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि राहुल गधा है, अब राहुल तो गधा है नहीं, लेकिन राहुल में तो जो लक्षण है वो कैसे, गधे जैसे, हरकत है इसकी कैसी, गधे जैसी होंगी, तो इसके लक्षण के कारण इसको क्या कहा गया, गधा कहा गया। तो जब लक्षणों के कारण गधा कहा जा रहा है तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षण वाली शब्द शक्ति होगी, तो कौन सी होगी, लक्षण। ठीक है, इसके बाद जो व्यंजना शब्द शक्ति है वो क्या है, जैसे बहुब्रीहि समास होता है, इसमें कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, अर्थात जो लिखा है उसके आधार पर अर्थ नहीं निकाल सकते, उसके आधार पर कोई तीसरा ही अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा दीपक बुझ गया, यहाँ दीपक बुझने का अर्थ ये नहीं है कि ना घर में दीपक जला और वो बुझ गया। यहाँ दीपक बुझने का अर्थ यह है कि हमारे कुल में एक ही लड़का है और वो भी खत्म हो गया, खत्म हो गया अर्थात कुल का दीपक बुझ गया, मतलब अब वंश चलाने वाला कोई भी मौजूद नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका जो अर्थ निकलेगा वो तीसरा ही अर्थ निकलेगा। तो यहाँ जो शब्द शक्ति वो कौन सी हो जाएगी, व्यंजना। ठीक है, जिसमें तीसरा अर्थ निकले वो क्या हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति। जिसमें डायरेक्ट अर्थ निकले शब्द से ही वो अविधा हो गई। जिसमें लक्षण का पता चले, लक्षण कैसे हैं, तो वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होगी। ठीक है, इसके साथ ही है ना ये जो 3 टॉपिक है, रस, काव्य गुण और शब्द शक्ति, इसी एक वीडियो में आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, और पता भी चलेगा। बाकी है ना जितने भी जो इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर आते हैं वो हम अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसके बाद जो भी चीज़ें जो समझ में अगर नहीं आई हों तो आप उसमें कमेंट भी करिए, ताकि मैं एक और वीडियो उसके ऊपर बना के आपको ना उसमें बता दूंगा कि इसमें क्या क्या दिक्कत है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप कंफर्म कर लीजिए कि इसके अलावा भी इसमें अगर कुछ है तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ओके।